एक वक्त था जब संग जिन्वू को दुनिया का वीकेस्ट हंटर कहा जाता था। ए रैंक हंटर जिसे डंजन के मॉन्स्टर्स भी मजाक समझते थे। लेकिन दोस्तों, जिस दिन उसके सामने आई डबल डंजन की कहानी, उस दिन सब कुछ बदल गया। वही था उसकी नई जिंदगी का स्टार्ट, और वहीं से जन्मा एक लेजेंड जो आज दुनिया उसे कहती है द शैडो मोनार्क। आज हम बात करेंगे जिन्वू की सभी फॉर्म्स की, कैसे उसने धीरे धीरे प्रोग्रेस किया। तमाम मुश्किलें और चैलेंजेस फेस करने के बावजूद वो नहीं हिला और वो बन गया एक कमजोर इंसान से सबसे पावरफुल एग्जिस्टेंस, जिसकी रिस्पेक्ट पूरी कोरिया के अंदर हर कोई करता है और हम भी करते हैं। आज हम बात करेंगे जिन्वू की इन्हीं सारी फॉर्म्स की, तो इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो कहानी की शुरुआत में जिन्वू शुरू से ही एक ई रैंक हंटर होता है जो कि सबसे कमजोर लेवल पे है। हर रेड में जिंदा बच जाना ही उसके लिए जीत होती थी। गिल्ड्स उसे सिर्फ फिलर के रूप में ले जाती थी और हर बार उसके लिए हॉस्पिटल में आना एक आम रूटीन बन गया था। लेकिन फिर एक दिन एक डंजन में कुछ ऐसा हुआ जिससे सब कुछ बदल गया। वो एक ऐसा डंजन था जिसमें उसने अपनी आंखों के ही सामने उसके कंपेनियंस को मरते हुए देखा, और जब उसकी बारी आई मरने की तो उसके सामने सिस्टम ने एक ऑप्शन रखा, वुड यू लाइक टू बिकम अ प्लेयर। अपनी जान बचाने के लिए जिन्वू ने उसी ऑप्शन को चुना और उसी ने ही उसकी कहानी बदल दी। बी रैंक हंटर जिन्वू एक डंजन में जाता है। जब वो डंजन में जाता है तो उस डंजन का बॉस होता है ब्लू वेनम फैंग कसाका। वो एक ऐसा डीमन होता है जिसने सारे ही हंटर्स को परेशान करके रखा होता है। वो उस डीमन को भी हरा देता है, और जब वो बाहर निकलता है तो उसको चिल्लाने की आवाज आती है। वो पास ही में देखता है कि कुछ हंटर्स को एक बॉस को हराने में दिक्कत हो रही है। वो एक ही वार में उस बॉस को भी हरा देता है। इससे पता लग जाता है कि अब जिन्वू एक नॉर्मल एवरेज ई रैंक हंटर नहीं, वो बी रैंक हंटर बन चुका है। ए रैंक हंटर अब जिन्वू ए रैंक से पहले जितनी भी रैंक्स होती है उन सबको सरपास कर देता है, और साथ ही साथ में वो एक सीक्रेट क्वेस्ट करता है। जब वो क्वेस्ट वो क्लियर करता है तो उसको मिलता है एक मिस्टीरियस बॉक्स। उस मिस्टीरियस बॉक्स में उसको एक की मिलती है जो कि एस रैंक गेट की होती है। बिना कुछ सोचे समझे जिन्वू उस एस रैंक गेट को भी पार करने की कोशिश करता है। एक दिन वो एक डंजन में लूट कर रहा होता है, तभी वो देखता है कि अचानक से वो एक ऐसी जगह फंस जाता है जहां पर उसका सामना कुछ अनडेड मैजिशियन से होता है, और वो देखता है कि यहाँ पर सिर्फ बॉस को हरा के ही डंजन क्लियर नहीं होता, उसको वो सारे अनडेड मैजिशियंस को भी हराना होता है। तभी अचानक से उसको दिखता है कि जो उन अनडेड मैजिशियंस को कंट्रोल कर रहा होता है वो एक मैजिशियन होता है। वो उसको हराता है, लेकिन उससे पहले ही उसको पेनल्टी रेल्म में जाना पड़ता है जहाँ पर वो सेंट्रीपीड से मुकाबला करता है, और इस बार जो सेंट्रीपीड्स उसको मिलते हैं वो उनको आसानी से हरा देता है। और बाद में उसको सिस्टम बताता है कि वो अब शैडो मोनार्क बन गया है, जिसके पास पावर है डेड को राइज करवाने की और उनको एज एन आर्मी यूज करने की। टॉप टियर ए रैंक एक दिन जिन्वू अपनी सिस्टर की फ्रेंड के साथ में एक सी गेट के अंदर घुसता है, और जब वो देखता है कि वो तो नॉर्मल सी गेट नहीं एक रेड गेट है, तो अचानक वहां पर हालात काफी खराब हो जाते हैं, और दूसरे हंटर्स जो जिन्वू के साथ वहां पर आए हुए होते हैं वो काफी घबरा जाते हैं। लेकिन जिन्वू उस सिचुएशन में भी काफी काम रहता है, और वो आइस बियर्स को हरा देता है, और वो आइस बियर्स को हराने के बाद उनको वो अपनी एक आर्मी बना लेता है। आगे जाके वो डंजन के बॉस से मिलता है, और जब वो उसका मुकाबला डंजन के बॉस से होता है तो वो एक ए रैंक हंटर को अपनी शैडो बना लेता है जो कि उसको मारने की कोशिश करता है, और उसी के जरिए वो उस डंजन के बॉस को भी मार देता है। एस रैंक हंटर अब जिन्वू एक नॉर्मल ए रैंक हंटर नहीं रह गया था, वो एस रैंक हंटर बनने की कगार पे था। तभी वो एक एस रैंक डंजन में जाता है, उसी डीमन कासल में जहां उसने पहले ट्राई किया होता है। लेकिन इस बार वो इजीली टॉप 50 फ्लोर्स क्लियर कर देता है, और उसको उसके बाद एलिक्सिर ऑफ लाइफ मिलता है। लेकिन जिन्वू वहीं ठहर जाता है, और फिर वो
उस डंजन से वापस एग्जिट लेता है। जिनवू अब अपनी ताकत का जायजा लेने के लिए माना डिटेक्टर की तरफ जाता है और वहां पर वो माना डिटेक्टर ही पूरा नष्ट हो जाता है, जिसको देख के सारे लोग हैरान हो जाते हैं। और यहीं से पता चलता है कि जिनवू अब एक नॉर्मल ए रैंक या एस रैंक हंटर नहीं है, वो अब काफी ज्यादा इवॉल्व हो चुका है, टॉप टियर एस रैंक। अब जिनवू ऑफिशियली एस रैंक हंटर बन गया होता है और एक दिन एक डंजन के अंदर उसको बहुत सारे हाई ऑक्स मिलते हैं और उन हाई ऑक्स का लीडर कोई और नहीं शैमन कारगिलगिन होता है। और वो इतना पावरफुल होता है कि अगर जिनवू वहां नहीं होता उस दिन तो मेरे ख्याल से कोई भी हंटर वहां बचता नहीं। लेकिन बावजूद उसके जिनवू उसको हरा देता है और उसको अपनी शैडो बना लेता है, जो आगे चल के टस्क के नाम से जाना जाता है। जब वो टस्क को अपनी शैडो आर्मी में इन्वॉल्व करता है तो उसकी शैडो आर्मी काफी ही ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है और फिर वो वापस ट्राई करता है उसी सीक्रेट डंजन में जाने की जिसको वो पहले ऐसे ही छोड़ के आ चुका था। अब धीरे धीरे वो ऊपर के टॉप 25 फ्लोर्स भी क्लियर कर देता है और अचानक से उसका सामना होता है डीमन किंग बेरॉन से, जिसको काफी ही मुश्किल से हरा पाता है। लेकिन जब उसको वो हराता है तो उसको एक अचीवमेंट अनलॉक मिलती है और उस अचीवमेंट का नाम होता है शैडो एक्सचेंज। इसका मतलब ये है कि वो अपने किसी भी शैडो के साथ में अपनी प्लेस स्विच कर सकता है या स्वैप कर सकता है जब भी वो चाहे और किसी भी वक्त वो चाहे। डीमन किंग को हराने के बाद जो होली वाटर उसको रिवॉर्ड में मिलता है वो उसको अपनी माँ को पिला देता है, जिससे उसकी माँ 4 साल के कोमा के बाद वापस होश में आती है। अब जिनवू को रियलाइज हो जाता है कि अब वो एक नॉर्मल एस रैंक हंटर भी नहीं रहा, वो उससे भी ज्यादा पावरफुल हो चुका है। कोरिया's स्ट्रॉन्गेस्ट एस रैंक हंटर। बारी आती है जेजू आइलैंड। जी हाँ, ये वही आइलैंड है जहाँ पर काफी ज्यादा हंटर्स ने ट्राई किया था, कोई भी हंटर गिल्ड उस आइलैंड को क्लियर नहीं करवा पाता। तो एक स्ट्रेटेजी बनाई जाती है जिसमें कोरिया के टॉप एस रैंक हंटर्स को जेजू आइलैंड की रेड पे भेजा जाता है। लेकिन वहां पर एक अनहोनी हो जाती है एंड किंग बेरू सारे ही एस रैंक हंटर्स की बुरी हालत कर देता है। तभी जंग के बीच में कूदता है सन जिनवू और वो आते ही बेरू के ऊपर भारी पड़ने लग जाता है। यही देख के दूसरे एस रैंक हंटर्स काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि सन जिनवू किसी और ही लेवल पे है। और देखते ही देखते वो एंड किंग बेरू को भी हरा देता है और आगे जाके वो इसको अपनी शैडो बना लेता है। इस टाइम तक जिनवू की शैडो आर्मी इतनी पावरफुल हो जाती है कि उसकी आर्मी के अंदर ही कुछ ऐसे सोल्जर्स होते हैं जिनकी ताकत एस रैंक हंटर्स से भी ज्यादा होती है। और अब जिनवू को भी ये चीज पता होती है कि वक्त आ चुका है वापस उस डबल डंजन में जाने का जहां से सारी चीजें स्टार्ट हुई थी। और वो वेट करता है उस आर्किटेक्ट से मुकाबला करने का जिसने ये सिस्टम को बनाया है। तो यार आज के लिए बस इतना ही। यही थी एनीमे अडेप्टेशन की पूरी सीजन 1 और सीजन 2 की कंबाइंड स्टोरी, और एक तरीके से कहो कि सारी फॉर्म्स जो कि हमारे को सीजन 1 और सीजन 2 के अंदर देखने को मिली। अगर दोस्तों आप चाहते हो कि मैं सीजन 3 की भी ट्रांसफॉर्मेशंस पूरी करूं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, कुछ कुछ ऐसी ट्रांसफॉर्मेशंस हैं जो मानवा के अंदर तो दिखाई गई हैं बट एनीमे अडेप्टेशन के अंदर नहीं है। तो इसलिए दोस्तों मैंने एनीमे अडेप्टेशन को मद्देनजर रखते हुए ये सारी ट्रांसफॉर्मेशंस कवर की। तो इसी के साथ आज के लिए इतना ही। तो अपने दोस्त को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और हाँ, इस भाई को मत भूल जाना है।